घर के एक छोटे से हॉल में पूरा परिवार बैठा हुआ था। हॉल में बस एक छोटा सा टेबल फैन चल रहा था। उफ, हे भगवान, ये गर्मी तो इस बार लग रहा है कि जान लेकर ही मानेगी। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। माँ, आग तो अभी और बरसेगी। देखो फोन में, आज का टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया है और कल तो ये और बढ़ जाएगा। बारिश का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। लगता है ये गर्मी इस बार हमें खाकर ही छोड़ेगी। बेटा अब क्या करें, हम ठहरे गरीब लोग। इतने पैसे थोड़ी हैं हमारे पास कि हम एसी या बड़े बड़े कूलर लगवा लें। बस यही अपना खटारा पंखा है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। पापा, ये पंखा तो देखिए, ये हवा दे रहा है या हम पर एहसान कर रहा है? कितने धीमे धीमे चल रहा है ये। इससे तो कुछ नहीं होने वाला। अभी 40 डिग्री है टेम्परेचर, तो हमारा ये हाल है। पता नहीं आगे क्या होगा। शाम का समय हो जाता है। अवंतिका जी घर के बाहर बैठी हुई थीं और हाथ वाले पंखे से अपनी हवा कर रही थीं। तभी दो पड़ोसनें वहां से गुजरती हैं। उनके हाथों में छोटे बैटरी वाले फैन थे। आज तो टेम्परेचर और बढ़ गया। पता नहीं अब ये गर्मी कितना बढ़ेगी। लगता है इस बार सबको भून कर ही मारेगी। अरे देखो देखो, ये बैठे हैं बेचारे गरीब लोग। घर में खाने को ढंग का कुछ नहीं है। बेचारी अवंतिका हाथ वाला पंखा हिला हिला कर अपनी हवा कर रही है। सही कह रही है बहन। जब टेम्परेचर 45 पार करेगा ना, तो लगता है ये लोग तो मोमबत्ती की तरह पिघल जाएंगे। दोनों पड़ोसनें हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। कोई बात नहीं, उड़ाने दो मजाक, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार हॉल में चटाई बिछाकर लेटा हुआ था। अजय सुनते हो, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। एक बात सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि अमन अब बड़ा हो गया है। आज नहीं तो कल इस घर में बहू आएगी। हमारे घर में तो ढंग का कूलर तक नहीं है। पता नहीं जो आएगी वो इस भट्टी जैसे घर में कैसे रहेगी। अरे भाग्यवान, तुम अभी से क्यों टेंशन ले रही हो? टेंशन कैसे न लूं, मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूँ। इस भयंकर गर्मी में मुझसे अब रसोई का काम नहीं होता। जल्दी से अमन की शादी करनी ही पड़ेगी, वरना उम्र निकल जाएगी तो दिक्कत होगी। बस यही डर है कि जो बहू आएगी वो पता नहीं कैसी होगी, एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं। तू फिक्र मत कर अवंतिका, हम जो बहू लाएंगे ना वो एकदम समझदार और अपने जैसी ही होगी। सब ठीक हो जाएगा। अब सो जा। लो कर लो बात। माँ ये देखो, रात को भी टेम्परेचर 43 डिग्री के आसपास पहुँच गया है। दिन में तो आग बरसती ही है, रात को भी चैन नहीं है। पता नहीं क्या करके मानेगी ये गर्मी, पक्का मार ही डालेगी सबको। अगली सुबह गर्मी ने सुबह से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। हॉल में अवंतिका जी सिर पकड़े बैठी हुई थीं और दीपक जी न्यूज़पेपर से खुद को हवा कर रहे थे। प्राची बेटा, आज तो मुझसे रसोई में बिल्कुल नहीं जाया जा रहा। कल के लू से मैं बीमार हो गई हूँ। ऐसा कर तू जाकर खाना बना ले आज। ठीक है माँ, मैं बनाती हूँ। प्राची रसोई में जाती है। रसोई बहुत छोटी थी और वहाँ हवा के आने का कोई रास्ता भी नहीं था। चूल्हा जलते ही रसोई भट्टी जैसी हो जाती थी। उफ, हे भगवान, मैं तो उबल गई। ये रसोई है या कोई तंदूर? मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बस भगवान जल्दी से अमन भैया की शादी करवा दो, फिर ना मुझे इन सब कामों से छुटकारा मिल जाएगा। प्राची रसोई में परेशान होकर खाना बनाने लगती है। अवंतिका जी और दीपक हॉल में बैठे थे। तभी दरवाजे पर अमन एक लड़की वामिका के साथ आता है। दोनों के गले में फूलों की वरमालाएं डली हुई थीं और वामिका की मांग में सिंदूर भरा था। हाय राम, ये क्या है अमन? ये लड़की कौन है और तुम दोनों ने गले में ये मालाएं क्यों डाली है? क्या है ये सब? मम्मी जी, पापा, मुझे माफ कर देना। मैंने आप लोगों को बताया नहीं। ये वामिका है। पहले हम एक ही साथ पढ़ते थे और अच्छे दोस्त थे। फिर हमें पता ही नहीं चला कि कब प्यार हो गया और हमने अब शादी कर ली है। अरे नालायक, अपनी मर्जी से शादी कर ली। एक बार हमसे बोल देता, हम क्या तुझे रोक देते? शोर सुनकर प्राची भी वहां आ जाती है। अरे वाह, लो, मैंने तो अभी अभी रसोई में भगवान से बस मांगा ही था और भगवान ने मेरी विनती तुरंत पूरी कर दी। मेरी भाभी आ गई, भाभी आ गई। चुप हो जा प्राची, कोई भाभी वाभी नहीं है ये। हम इस रिश्ते को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। माँ जी, बाबूजी, देखिए हमने कोई क्राइम तो किया नहीं है, शादी ही तो की है। और वैसे भी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ कि हमने आपको बिना बताए गलती की है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस घर की बेटी बनकर रहूंगी। वामिका की बातें सुनकर दीपक और अवंतिका जी एक दूसरे को देखने लगते हैं। अवंतिका,
लड़की तो बहुत समझदार लग रही है और बात भी देखो कितने अच्छे से कर रही है, संस्कारी भी है। अब जो हो गया सो हो गया, अब मान जाओ भाई। ठीक है, वैसे तो देखने में भी अच्छी लग रही है और तेरे संस्कार भी अच्छे लग रहे हैं, तो ठीक है, अब तू वहीं पर खड़ी रहे, अब तेरा अच्छे से गृह प्रवेश होगा। ये हुई ना बात, मैं अभी आरती की थाली लाती हूँ। प्राची आरती की थाली लाती है और अवंतिका जी वामिका का गृह प्रवेश करवाने लगती हैं। वामिका को वहाँ खड़े खड़े बहुत गर्मी लग रही थी। उफ, सच में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है यहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ओवन में बंद कर दिया हो। तभी वहाँ दो पड़ोसने कमला और विमला हाथ में बैटरी वाला फैन लिए आती हैं और वामिका को घूरने लगती हैं। अरे देखो देखो, ये तो पहले से भिखारी थे, अब तो ये जो छोरा है अमन एक छोरी और भगा कर ले आया। पता नहीं अब इन लोगों का क्या होगा। अरे बेचारी को देखो कैसे पसीने में नहा रही है। इससे क्या पता कि ये लोग तो इस 40 डिग्री की गर्मी में बिना पंखे कूलर के उबल अभी इसी भट्टी जैसे घर में रहेगी। भगवान ही मालिक है इसका। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि 45 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाएगा तब इस बेचारी का क्या होगा। एक्सक्यूज मी आंटी जी, आप ना अपने घर पर देखिए कि आपके घर पर क्या हो रहा है। दूसरों के घर में ताक झाक करना अच्छा थोड़ी होता है। और मैं गर्मी से परेशान हूँ या एसी में रहूँ, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? प्लीज आप जाइए यहाँ से। वामिका की ये बातें सुनकर दोनों पड़ोसन वहाँ से चली जाती हैं। वाह, मेरी बहू तो बहुत समझदार और तेज है। इसने तो इन चुड़ैलों का मुंह 1 मिनट में बंद कर दिया। गृह प्रवेश के बाद सब लोग हॉल में बैठ जाते हैं। हॉल वाला पुराना पंखा बहुत धीमे धीमे चल रहा था। वामिका उसी पंखे के ठीक सामने बैठी हुई थी और अमन अपने माता पिता के पास बैठा हुआ था। माँ, बाबूजी, ये जो वामिका है ना, ये कोई हम जैसी गरीब नहीं है। ये तो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, बहुत पैसे वाली है ये। इसके घर वाले तो मान ही नहीं रहे थे हमारी शादी के लिए। वो तो इसकी कहीं और किसी बड़े घर में शादी करने की बात कर रहे थे, लेकिन फिर हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। हाँ, मैंने तो अपनी मर्जी से शादी की है और वैसे भी शादी दूसरों की मर्जी से थोड़ी होती है, अपनी मर्जी से ही होती है। पता है सासू माँ, जब हमने शादी कर ली ना तो अमन मुझे मेरे घर ले गए थे। वहाँ मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत बेइज्जत किया, मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा कि तू तो हमारे लिए आज से मर गई। वामिका ये बोलकर रोने लगती है। वामिका को रोता हुआ देख अवंतिका जी उसके पास आती हैं। अरे तू फिक्र मत कर पगली, मैं हूं ना तेरी माँ। अब से ये घर तेरा है, तू रो क्यों रही है? देखो तो बहू कितने अमीर खानदान से है, लेकिन तब भी इसमें रत्ती भर की घमंड नहीं है। पर अभी पता नहीं है कि कल ये क्या करेगी। अभी इसे हमारे घर की असली हालत और इस भयंकर गर्मी के बारे में पता थोड़ी है। अगली सुबह अवंतिका जी सुबह जल्दी उठकर हॉल में झाड़ू लगा रही थीं कि तभी वामिका वहां आ जाती है। अरे सासू माँ, आप ये सब क्यों कर रही हैं? ये काम तो अब मैं करूंगी ना। अब मैं आ गई हूँ ना इस घर में, आप आराम से बैठिए। वामिका अवंतिका जी को बैठा देती है और खुद साफ सफाई करती है। उसके बाद वो अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है। रसोई बहुत छोटी थी, जहाँ बहुत गर्मी हो रही थी। मम्मी जी सोच रही होंगी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मेरी जो दादी थी ना वो गांव की ही थी। मेरा वहाँ आना जाना लगा रहता था, इसलिए मुझे ना इस चूल्हे पर भी खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। वामिका चूल्हा जलाती है, लेकिन जैसे ही आग तेज होती है रसोई में और भयंकर गर्मी हो जाती है। वामिका का पसीने से बुरा हाल होने लगता है। खाना तो मैं बढ़िया बना लूंगी, लेकिन यहाँ गर्मी कितनी लग रही है। सच में बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वामिका गर्मी से परेशान होकर खाना बना रही थी कि तभी प्राची वहाँ आ जाती है। भाभी, आपने आज का टेम्परेचर देखा फोन में? 44 डिग्री हो गया है, 44। बस कुछ दिनों बाद ये 45 तक पहुँच जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा हम लोगों का। मुझे तो लग रहा है कि हम लोग ना एकदम मोमबत्ती की तरह पिघल जाएंगे इस बार। वैसे आपको गर्मी नहीं लग रही क्या इस भट्टी जैसी रसोई में? मैं तो अगर यहाँ पर थोड़ा और रुक ली ना तो पक्का चक्कर खा के गिर जाऊंगी। लग तो रही है ननन जी, बहुत भयंकर गर्मी लग रही है, लेकिन अब क्या करें, पहली रसोई है, खाना तो बनाना है ना। आप बाहर बैठिए, मैं भी आती हूँ। वामिका बहुत ही मुश्किल से अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है। अगले दिन वामिका की मुंह दिखाई की रस्म थी। घर के छोटे से हॉल में मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी हुई थीं। उफ, कितनी गर्मी है तुम्हारे घर में अवंतिका। हमारे हॉल में तो ना 2-2 बड़े कूलर रखे हैं, और देखो इनके हॉल में एक छोटा सा मरा हुआ पंखा रखा है, और कमरों में तो बस 2 हाथ वाले पंखे ही हैं, और कुछ है ही नहीं। कैसे रहते ये लोग? अरे बहू, तू तो इतने अच्छे और अमीर खानदान की है ना, तो फिर यहाँ इस गरीब खाने में क्यों आ गई? अरे कहीं और किसी अमीर लड़के से शादी कर लेती तो कम से कम एसी में तो रहती। अरे आंटी जी, आप ना मुझे भड़काइए मत। मैं आप जैसी सीरियल वाली आंटियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ।
आप लोग ना बस दूसरों के घर में आग लगाना जानती हैं। ये घर जैसा भी है, लेकिन अब ये मेरा घर है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और आगे भी खुश ही रहूंगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो मैं उसे खुद संभाल लूंगी। आप प्लीज मेरे लिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए। वामिका का ये जवाब सुनकर पड़ोसनों के मुंह बंद हो जाते हैं और वो चुपचाप वहां से चली जाती हैं। रात हो जाती है। वामिका अपने कमरे में थी और कमरे में कोई पंखा या कूलर नहीं था। कमरे में बहुत गर्मी लग रही थी। वामिका को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उफ, सांस घुट रही है यहाँ तो। वामिका अपना फोन उठाती है और टेम्परेचर चेक करती है। हाँ, लो कर लो बात। रात के 12 बजे भी टेम्परेचर 45 डिग्री है। कल तो शायद ये और बढ़ जाए। अब ये गर्मी तो ना पक्का जान ही ले लेगी। सच में बहुत भयंकर गर्मी लग रही है। वामिका अपने कमरे से बाहर आ जाती है और हॉल में टहलने लगती है और वहीं चटाई बिछाकर सो जाती है। अगली सुबह वामिका तौलिया लेकर नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। वो नहाने के लिए पानी लेती है। आउच, हाथ जल गया मेरा। अरे ये पानी इतना ज्यादा गर्म कैसे है? यहाँ कोई गीजर वगैरह लगा है क्या? इतना उबलता हुआ पानी कहाँ से आया? कैसे हुआ ये? दोपहर का समय हो जाता है। घर के अंदर भयंकर गर्मी हो रही थी। वामिका गर्मी से परेशान होकर रसोई में पानी पीने आती है। उफ, मेरा तो गला सूख रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है आज। लगता है टेम्परेचर पक्का 45 डिग्री हो गया है। अब तो ना बस कुछ एकदम ठंडा पानी पीना है। वामिका रसोई के कोने में रखे छोटे से मिट्टी के मटके से पानी लेकर पीती है। लो, ये पानी तो बिल्कुल ठंडा नहीं है और घर में कोई फ्रिज भी नहीं है। अब क्या होगा? इस खौलते हुए पानी से प्यास कैसे बुझेगी? तभी अवंतिका जी वहां आ जाती हैं। बहू, मुझे माफ कर देना। तू तो इतना अमीर घर से आई है और हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। एक फ्रिज तक नहीं है कि तुझे ठंडा पानी पिला सकूं। अभी तो 45 डिग्री की इस भट्टी में खाना बनाकर निपटी है, ऊपर से ये गर्मी। लेकिन तू फिक्र मत कर बेटा, मैं ना पास वाली पड़ोस से तेरे लिए थोड़ा ठंडा पानी और बर्फ मांग कर लाती हूँ। अवंतिका जी पड़ोसन के घर जाती हैं। अरे कमला बहन, थोड़ी बर्फ और ठंडा पानी दे दो। मेरी बहू को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। कमला अवंतिका को कुछ नहीं देती और बेइज्जत करके वहां से भगा देती है। अरे सासू माँ, आप क्यों परेशान हो रही है? आप ये मत सोचिए कि मैं अमीर घर से हूँ तो मैं आप लोगों को कोई ताना मारूंगी या बुरा मानूंगी। कोई बात नहीं, ये सब चलता है। मुझे नहीं पीना बर्फ का पानी। वामिका वापस रसोई में जाती है और उसी मटके से सादा पानी पी लेती है। अवंतिका जी ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाती हैं। सच में मेरी बहू लाखों में एक है। अगली सुबह वामिका रसोई में खाना बनाने जाती है। वो एक बर्तन खोलती है जिसमें रात की बची हुई सब्जी रखी थी, लेकिन अब सब्जी खराब हो चुकी थी। पास ही टोकरी में रखी हरी सब्जियां भी गर्मी से मुरझा चुकी थीं। अरे यार, ये तो पूरी तरह से बेकार हो गई। इतनी गर्मी है कि रात की सब्जी सुबह तक टिक ही नहीं पाई। हरी सब्जियां भी सूख गई है। अगर घर में कोई छोटी सी फ्रिज भी होती तो मैं ये सब उसमें रख देती। खराब तो नहीं होती कम से कम। ऐसे तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। रोज रोज खाने के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। इस 45 डिग्री वाली गर्मी का तो कुछ इलाज करना ही पड़ेगा मुझे। दोपहर का समय हो जाता है। 45 डिग्री टेम्परेचर हो चुका था और बहुत ज्यादा धूप हो रही थी। वामिका किचन में बैठकर खाना बना रही थी और गर्मी से परेशान हो रही थी। हे भगवान, मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ इस गर्मी से। देखो तो 45 डिग्री टेम्परेचर पर मेरा क्या हाल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ओवन के अंदर खड़ी हूँ। तभी अचानक वामिका को चक्कर आने लगते हैं। नहीं, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। वामिका बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। वो जैसे तैसे खुद को संभालती है, मुंह पर पानी मारती है और बड़ी मुश्किल से पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ था और गर्मी से परेशान हो रहा था। अरे ये गर्मी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। 45 डिग्री टेम्परेचर में हमारा घर तो भट्टी बन गया है। हमारे घर की छत गर्म हो रही है, दीवारें गर्म हो रही हैं, यहाँ तक कि फर्श भी बहुत गर्म हो रहा है। सही कह रहे हो जी। बेचारी बहू इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में भट्टी जैसी रसोई में हम सबके लिए खाना बना रही है और हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। और ये अपना पंखा देखो कितने धीमे धीमे चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस ये हवा से ही घूम रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग गर्मी से मर जाएंगे। मम्मी जी, अब हम क्या कर सकते हैं? हम कोई अमीर थोड़ी है जो एसी लगवा ले। तभी बाहर गली से एक सब्जी वाला गुजरता है। वामिका उस ठेले वाले को देखने लगती है। उस ठेले वाले ने अपने ठेले के ऊपर एक पुरानी बोरी की छत बना रखी थी। अरे ताजी सब्जी ले लो। वैसे मैंने अपने इस ठेले पर इन बोरों की छत लगाकर सही किया। अब इससे मेरी सब्जी भी ठंडी है और मुझे भी ठंडक मिल रही है। अगर ठेले पर बोरे ठंडक कर सकते हैं तो हमारे घर पर क्यों नहीं? अब मैं भी ऐसे ही कुछ जुगाड़ करूंगी अपने घर के लिए।
अगले दिन सुबह वामिका पास की एक चूना फैक्ट्री से बाहर पड़ा हुआ सफेद चूना लेकर आती है। वो प्राची के साथ मिलकर उस सफेद चूने को घर की छत पर पेंट कर देती है। भाभी आपने ये सफेद चूना छत पर क्यों पेंट कर दिया? इससे क्या होगा? ननन जी, इस चूने से हमारी छत पर ज्यादा गर्मी नहीं होगी। अब हमें नीचे ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। और रुको, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। मैं पास वाले गोदाम से कुछ फटे पुराने बोरे लेकर आती हूँ। हम उसे इस छत पर बिछाएंगे। गोदाम से बोरे लाती है, उन्हें छत पर बिछाती है और पाइप से पानी डालकर उन्हें अच्छी तरह से गीला कर देती है। रात को सब लोग हॉल में बैठते हैं और आज हॉल में थोड़ी ठंडक थी। यार, आज सच में थोड़ी ठंडक लग रही है। हाँ बेटा, लेकिन गर्मी तो तब भी लग रही है, पर रोज जैसी ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है। बहू का चूना और बोरे वाला जुगाड़ मतलब काम तो कर रहा है। सब बहुत खुश हो रहे थे कि तभी अचानक जोर की हवा चलती है और घर की खिड़कियों से गर्म हवा घर के अंदर आ जाती है। लो, ऊपर से तो ठंडक आ गई, लेकिन ये बाहर की हवा तो आग की गोले जैसी लग रही है। घबराइए मत ननन जी, इसका इलाज भी है मेरे पास। वामिका कुछ गीले बोरे लाती है और उन्हें घर की हर खिड़की पर पर्दे की तरह टांग देती है। लो, अब हमारी छत भी ठंडी हो गई और ये खिड़कियाँ भी। अब जो बाहर से 42 डिग्री वाली गर्म हवा आएगी ना, वो इस गीले बोरे से टकराकर एकदम ठंडी हो जाएगी। फिर देखना, हमारा पूरा घर ठंडा हो जाएगा। अगले दिन दोपहर को अमन अपने काम से लौटता है। गर्मी से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उफ यार, ये गर्मी, कुछ ठंडा पीने को दे दो वामिका। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है यार, गला एकदम सूख रहा है। कोई जूस वूस है क्या? अरे, हमारे पास पैकेट वाला जूस तो नहीं है, लेकिन मैं एक बढ़िया जुगाड़ कर सकती हूँ जूस के लिए। आप 2 मिनट रुकिए। वामिका जल्दी से रसोई में जाती है। वो मटके का पानी लेती है, उसमें नींबू निचोड़ती है, थोड़ा नमक, शक्कर और ताजे पुदीने की पत्तियां डालकर नींबू वाला जूस तैयार करती है। लो जी, आप ना इसे पी लीजिए। इससे आपकी जो प्यास है शांत हो जाएगी, शरीर की सारी गर्मी निकल जाएगी और आपको एकदम अच्छा महसूस होगा। आहा, वाह वामिका वाह, सच में इसे पीकर सच में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यार। ये तो किसी भी महंगे जूस से लाख गुना बेहतर है। जान में जान आ गई मेरे तो। अगले दिन दोपहर को चिलचिलाती धूप में प्राची कॉलेज से वापस घर आती है। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचती है, वो लड़खड़ाती है और चक्कर खाकर वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। अरे ननन जी, क्या हुआ? आंखें खोलिए। वामिका प्राची को उठाकर बिस्तर पर लिटाती है। तो अब ये क्या हो गया? बेचारी वैसे इतनी कमजोर है, पक्का लू लग गई है इसे। 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया है बाहर, इसीलिए लोग तो बीमार पड़ेंगे ही ना। वामिका जल्दी से रसोई में जाती है और एक प्याज लेकर आती है। वो प्राची के पैरों के तलवों पर प्याज रगड़ने लगती है। फिर वो वापस रसोई में जाती है। उफ, ये रसोई है या कोई तंदूर? यहाँ आते ही ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी भट्टी में आ गई हूँ। बहुत गर्मी है। वामिका जल्दी से थोड़ा पानी गर्म करती है, उसमें नमक और शक्कर मिलाती है। वो घोल लेकर प्राची के पास आती है। लो ननन जी, धीरे धीरे ये पी लो। ये जो बाजार वाला महंगा ग्लूकोज आता है ना, ये बिल्कुल उसी का काम करेगा। भाभी, आप तो सच में बहुत अच्छी हो। इसे पीकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे ना पक्का लू लग गई है। हाँ, आपको लू ही लगी है। इतनी भयंकर धूप में आप बाहर मत जाया करो ना। भाभी, क्या करूँ, मुझे तो कॉलेज जाना होता है ना, पढ़ाई के लिए। और मेरे पास तो वो धूप से बचने वाला छाता वगैरह भी नहीं है कि मैं छाता लेकर चली जाऊँ। मुंह ढककर भी धूप से कोई बच नहीं सकता। प्राची की बात सुनकर वामिका बाहर आ जाती है। ननन जी ने बात तो एकदम सही कही। आजकल तो गर्मी में लड़कियां छाता लेकर ही निकलती है, और सिर्फ दुपट्टे से मुंह ढकने से इस 45 डिग्री की गर्मी से कुछ नहीं होने वाला। छाती की कुछ जुगाड़ तो करनी पड़ेगी। वामिका की नजर कोने में पड़ी कुछ लंबी घास और पतली पतली बांस की लकड़ियों पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वामिका घास और लकड़ियों की मदद से एक बढ़िया छाता तैयार कर लेती है। ये लो ननन जी, ये है आपका स्पेशल घास वाला छाता। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत सुंदर है, पर ये धूप से कैसे बचाएगा? देखो, जब भी आप घर से निकलो तो इस घास पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर इसे गीला कर देना। ये घास बहुत देर तक गीली रहती है। जब बाहर की लू इस छाते से टकराएगी ना, तो वो ठंडी हवा बनकर आप तक पहुंचेगी। इससे आपको एकदम ठंडी महसूस होगी और धूप तो लगेगी ही नहीं। इस 45 डिग्री टेम्परेचर में भी ना आप एकदम कूल रहोगी। थैंक यू भाभी, अब तो मैं कॉलेज में सबसे हटके लगूंगी। अगले दिन सुबह वामिका ने अपने लिए भी वैसा ही एक घास वाला छाता बना लिया था। वो छाता लेकर बाजार में सब्जी लेने जाती है। अब क्या करूं यार, रोज रोज ये सब्जी लेने इस धूप में आना पड़ता है। ज्यादा सब्जी एक साथ ले नहीं सकती, वरना वो घर में खराब हो जाएगी। घर में कोई फ्रिज भी तो नहीं है सब्जी रखने के लिए। तभी वामिका की नजर पास ही खड़े
एक गन्ने के जूस वाले पर पड़ती है। वो जूस वाला एक थर्माकोल के डिब्बे से बर्फ के टुकड़े निकाल रहा था। वामिका उसके पास जाती है। अरे भैया, आप इसमें से बर्फ क्यों निकाल रहे हो? इस डिब्बे में कोई मशीन वशीन लगी है क्या? इसमें बर्फ पिघलती नहीं है? अरे नहीं नहीं मैडम जी, ये थर्माकोल का डिब्बा है, इसमें मशीन नहीं होती, पर इसके अंदर बर्फ बहुत देर बाद पिघलती है। ये बाहर की गर्मी को अंदर नहीं जाने देता ना, इसलिए हम लोग इसमें ही बर्फ रखते हैं। अच्छा भैया, क्या ऐसा एक खाली थर्माकोल का डिब्बा मुझे मिल जाएगा? हाँ मैडम, पर हमारे पास तो नहीं है, लेकिन आगे जो कबाड़े वाले की दुकान है ना, वहाँ आपको ये जरूर मिल जाएगा। हाँ। वामिका कबाड़ वाले से एक बड़ा थर्माकोल का डिब्बा लेकर घर आ जाती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? ये कबाड़ से क्या उठा लाई तुम? अरे बाबूजी, आप देखिए तो सही, मैं ना आज हमारा खुद का देसी फ्रिज बनाऊंगी, आप लोग बस देखते जाइए। वामिका थर्माकोल के डिब्बे के अंदर एक छोटा मिट्टी का मटका रखती है। फिर वो मटके के आसपास खाली जगह में बालू भर देती है और उस बालू में थोड़ा सा पानी डालकर उसे गीला कर देती है। फिर वो मटके के अंदर एक लोहे की जाली रखती है और नीचे थोड़ा सा पानी भर देती है। अरे ये क्या बना रही है? क्या बच्चों जैसा खेल कर रही है तू? इससे क्या होगा? अरे सासू माँ, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये हमारा देसी फ्रिज। देखो, ये जो बालू है ना, ये पानी सोख कर ठंडी हो जाती है। थर्माकोल बाहर की 45 डिग्री वाली गर्मी को अंदर नहीं आने देता, और ये जो मटका है वो तो होता ही है ठंडा। अब हम इसमें जो पानी, सब्जी और बचा हुआ खाना रखेंगे ना, वो एकदम फ्रेश और ताज़ा रहेगा। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया बहू ने। सच में तूने तो बिना बिजली के ही फ्रिज बना दिया, कमाल कर दिया तूने। अगली सुबह दीपक जी हॉल में बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे, तभी वामिका वहाँ से गुजरती है। अरे बहू, इधर आना, मुझे भी एक आइडिया आया है। नहाने में बहुत दिक्कत आती है ना, उस उबलते हुए गर्म पानी से। हाँ बाबूजी, बहुत दिक्कत होती है। हम ऐसा करते हैं, कबाड़ वाले से एक प्लास्टिक की टंकी ले आते हैं। मैंने देखा है लोगों को, वो अपनी छत की टंकियों पर कुछ कपड़ा वगैरह लगा देते हैं। हम ना उस प्लास्टिक की टंकी को लाकर उस पर सफेद चूना लगा देंगे, जैसे तूने छत पर लगाया था। फिर उसके आसपास पुराने मोटे कपड़े या बोरे लपेट देंगे और उसे अपने बाथरूम में ही रख लेंगे, और रात में हम उसमें पानी भर दिया करेंगे और उन बोरों को भी गीला कर देंगे, तो सुबह तक वो पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा। अरे वाह बाबूजी, आप तो एकदम मेरे जैसे चालाक हो गए हैं। ये जुगाड़ तो बहुत ही बढ़िया है। मैं अभी जाकर कबाड़ वाले से टंकी लेकर आती हूँ। वामिका टंकी खरीद कर लाती है और दीपक और वामिका मिलकर कूलिंग टंकी तैयार करते हैं। अगली सुबह सब नहाने के बाद इकट्ठे होते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखो कितना ठंडा पानी था आज, ऐसा लग रहा था कि किसी ने पानी में बर्फ मिला दी हो। सच में मजा आ गया आज नहाकर। अगले दिन सब ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे थे। अरे तुम सब लोग अपनी अपनी जुगाड़ कर रहे हो, तो क्या मैं तुम लोगों से पीछे हूँ? मुझे भी एक बात याद आई है। मेरी जो माँ थी ना, वो बचपन में मटके का पानी कैसे एकदम ठंडा करती थी, मुझे सब याद है। अब मैं बनाती हूँ पानी ठंडा करने वाली मशीन। अवंतिका जी एक मटका लेती हैं। वो उस पर बहुत सारे मोटे सूती कपड़े लपेट देती हैं। फिर वो उस मटके को खुली खिड़की के बाहर रख देती हैं। अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो ये? खिड़की के बाहर धूप में रखोगी तो पानी तो और ज्यादा उबल जाएगा। अरे जी, पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि जो मटका है ना, उसे जितनी हवा में रखते हैं उसका पानी उतना ही ज्यादा ठंडा होता है। अब आप देखना बाहर की हवा से पानी कैसे ठंडा होता है। हाँ सासू माँ, आप एकदम ठीक बोल रही हैं। हवा लगने से मटके का पानी सच में बहुत ठंडा हो जाएगा। शाम का समय हो जाता है। वामिका रसोई में बैठकर खाना बना रही थी। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि ये पूरी रसोई गोल गोल घूम रही है। 45 डिग्री टेम्परेचर और ऊपर से ये भट्टी जैसी रसोई। इसमें खाना बनाना कोई मजाक थोड़ी है। मेरा तो सिर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। वामिका को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉल में चटाई पर लेटी हुई थी। पूरा परिवार उसके चारों तरफ खड़ा था। बहू मुझे माफ कर दे, तूने तो कभी ये गर्मी देखी भी नहीं होगी ना बहू। सासू माँ, आप क्यों रो रही हैं? आप परेशान मत होइए ना। अब क्या कर सकते हैं, गर्मी तो सबके लिए है, हमारी मजबूरी है। पर आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हे वामिका, हम ऐसा करते हैं, हम कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी अभी मुझे काम भी नहीं मिल रहा है, तो कहीं पास में ही खुली हवा में घूमने चलते हैं। थोड़ा दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। एक पास में मैदानी इलाका है, वहाँ थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगे हैं, तो वहीं चलते हैं। वहाँ लोग आते जाते हैं। अगले दिन पूरी फैमिली एक मैदानी इलाके में पहुँचती है, जहाँ बहुत कम पेड़ पौधे लगे हुए थे।
वहाँ कुछ लोग और भी आए हुए थे जिन्होंने अपने टेंट लगाए हुए थे। मुझे अच्छे से याद है, पहले यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे थे, लेकिन लगता है गर्मी की वजह से पेड़ पौधे सूख गए। अरे यार देखो, हम लोग तो गरीब हैं, हमारे पास तो वो अमीर लोगों वाले बढ़िया प्लास्टिक के टेंट भी नहीं है। उन लोगों को देखो, मजे से टेंट लगा कर बैठे हैं, और यहाँ तो ढंग के पेड़ भी नहीं है जिसके नीचे हम छाँव में बैठ जाए। अरे अब हम क्या करें? अरे ननन जी, आप टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूँ ना, मैं अभी कुछ धांसू जुगाड़ करती हूँ। वामिका देखती है कि पास में कुछ घास पड़ी हुई थी। वामिका उस घास और कुछ लकड़ियों की मदद से गोल टेंट बनाती है। पास में छोटा तालाब भी था, तो तालाब से पानी लाकर वो उस पर छिड़क देती है। पूरा परिवार घास के टेंट के अंदर बैठ जाता है। अरे बाप रे, देखो तो बाहर कितनी आग बरस रही थी और यहाँ अंदर कितनी ठंडक है। ऐसा लग रहा है कि 45 डिग्री टेम्परेचर में हम किसी बर्फ वाली जगह पर आ गए हो। अगर ये घास और पानी का कॉम्बिनेशन इस टेंट को इतना ठंडा कर सकता है, तो फिर मेरी रसोई ठंडी क्यों नहीं हो सकती? अगले दिन वामिका गोबर और मिट्टी इकट्ठा करती है और रसोई की दीवारों पर गोबर मिट्टी लगाने लगती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? अच्छी खासी रसोई की दीवारों को इस गोबर मिट्टी से बिगाड़ क्यों रही हो? बाबूजी, मैं इसे बिगाड़ नहीं रही हूँ, मैं इसे बर्फ जैसा कर रही हूँ। अब देखना, इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में मेरी रसोई एकदम बर्फ जैसी ठंडी होगी। वामिका दीवारों पर गोबर मिट्टी का लेप लगाने के बाद लंबी घास और पतली लकड़ियों को दीवारों के सहारे खड़ा कर देती है। फिर वो उस घास पर पानी छिड़क देती है। थोड़ी ही देर में रसोई का तापमान एकदम कम हो जाता है। अरे वाह मेरी बच्ची, यहाँ तो बहुत सुकून है। तूने तो सच में कमाल कर दिया बहू। अगले दिन वामिका रसोई में खड़े होकर कुछ सोच रही थी। चलो, यहाँ ठंडक तो हो गई दीवारों से, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है। जब मैं चूल्हा जलाती हूँ तो ये जो धुआं है ना, ये रसोई में ही भर जाता है। धुएं की वजह से ही ज्यादा गर्मी होती है। इसकी भी जुगाड़ करनी पड़ेगी। वामिका एक पुराना लोहे का पाइप लाती है और उसे चूल्हे के ऊपर लगा देती है और चिमनी तैयार कर लेती है। अब चूल्हे का सारा धुआं घर से बाहर आ जाता है। देखिए बाबूजी, अब जो चूल्हे का सारा धुआं है ना, वो सीधा इस पाइप के जरिए घर के बाहर जा रहा है। लेकिन अभी भी वो बर्फ वाली ठंडक नहीं आई है। 45 डिग्री को मात देने के लिए मुझे कुछ और भी करना होगा। अगले दिन वामिका को एक आइडिया आता है और वो एक खराब मोटर लाती है और उसे खुद ही घर पर ठीक कर लेती है। चलो, मोटर तो एकदम ठीक हो गई। अब बारी है मेरे उस जुगाड़ की जो मैंने कूलर को देखकर सोचा है। मैंने ये घास की दीवारें तो बना ली है, अब बस ऊपर पाइप फिट करना है जिसमें छोटे छोटे छेद होंगे। जब मैं पाइप को मोटर से जोड़ूंगी तो पानी उन छेदों से होता हुआ सीधे घास पर गिरेगा। और मैंने नीचे चारों तरफ छोटी छोटी नालियां बना दी है। घास से होता हुआ नीचे नालियों में इकट्ठा हो जाएगा और वापस मोटर में चला जाएगा। है ना कमाल? पानी भी बार बार यूज होगा और मेरी रसोई एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो जाएगी। वामिका अपना ये जुगाड़ तैयार कर लेती है और अब उसकी रसोई एकदम ठंडी हो गई थी। परफेक्ट। अब बाहर 45 डिग्री की लू चले या आग बरसे, मेरी रसोई तो एकदम बर्फ जैसी रहेगी। अगले दिन वामिका अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाती है। सच में यहाँ खाना बनाने का मजा ही कुछ और है। पहले तो ऐसा लगता था कि भट्टी में बैठी हूँ, अब तो लग रहा है कि मैं बर्फ के अंदर बैठी हुई हूँ। पूरा परिवार रात को रसोई के अंदर बैठकर ही खाना खाता है और सब बहुत खुश होते हैं। अगले दिन अवंतिका जी घर के बाहर बैठी थीं, तभी वहाँ विमला और कमला आती हैं। अवंतिका, चलो हमारे घर, हमें दिखाओ तुमने अपने किचन में क्या जादू कर दिया है। हमारी रसोई तो ऐसी हो गई जैसे न रखो। हमारे यहाँ तो कूलर और एग्जॉस्ट फैन तक फेल हो गए हैं। अरे सुन तो लो, मेरी बहू ने तो धमकी दे दी है कि अगर किचन ठंडा नहीं हुआ तो वो मायके चली जाएगी। अवंतिका, तुम बोल रही थी ना कि तेरी बहू ने रसोई को ठंडा किया है। चल अब दिखा हमें। अवंतिका जी पड़ोसियों को अपनी रसोई में ले जाती हैं। अरे वाह, टेम्परेचर 45 डिग्री हो रहा है और यहाँ इतनी ठंडक है। वामिका बेटा, क्या तू हमारे घर की रसोई भी ऐसी ही ठंडी बना देगी? हम तुझे पैसे भी देंगे, बस हमारी रसोई को ठंडा कर दे, वरना हमारी बहू मायके भाग जाएगी। बिल्कुल आंटी जी, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगी। वामिका आसपास की औरतों के घर जाती है और अपने जुगाड़ करके उनकी रसोई को भी एकदम ठंडा कर देती है। एक शाम को वामिका अपनी ठंडी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी दीपक जी और अवंतिका जी वहाँ आते हैं। बहू, हमने तेरे घर वालों से बात कर ली है, अब वो तुझसे गुस्सा नहीं है। अब तू आराम से उनसे बात कर सकती है। माँ जी, क्या आप सच बोल रही हैं? अब मेरे मम्मी पापा मुझसे गुस्सा नहीं है, अब वो मुझसे बात करेंगे। थैंक यू मम्मी जी। मैं आपको बता नहीं सकती मम्मी जी कि मैं आज कितनी खुश हूँ। पूरा परिवार एक साथ वहाँ इकट्ठा हो जाता है और सब रात को ठंडी रसोई में बैठकर ही खाना खाते हैं और सब खुश होते हैं।